हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट पर फिलहाल पॉलिटिकल ऑनर्स मेन कोर्स सब्जेक्ट्स की क्लासेस स्टार्ट है। सो हम दो मेन कोर्स सब्जेक्ट की पहली यूनिट्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम जो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है इंटरनेशनल रिलेशन, उसकी फर्स्ट यूनिट हम कंप्लीट कर लेंगे। सो आज हमारी सेकंड क्लास है इस सब्जेक्ट की, उसमें हम हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोगों को मैंने इससे पहली वाली क्लास में फर्स्ट क्लास में बताया था कि ये वाला टॉपिक उस वाली क्लास से लिंक्ड है और उसमें मैंने आपको अर्थ और परिभाषा और स्कोप्स, जो उसकी डेफिनेशंस थी, मीनिंग था और जो उसके क्षेत्र थे, स्कोप थे, वो सब पढ़ाए थे। सो आज हम आगे का कंटिन्यू करेंगे। इन लोगों ने सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को बांट रखा है, लेकिन ये आपस में लिंक्ड है। सो आप लोग नोट्स बनाओ तो साथ में मिलाकर बनाना। ओके, सो हम पढ़ेंगे पर्सपेक्टिव ऑन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में एक निष्कर्ष सामने आता है जो इस प्रकार है। बहुत सारे प्रकार हैं इस निष्कर्ष के, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़े बहुत बताती हूँ सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है। सो अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिटिक है, राजनीति है, उसमें अभी भी बदलाव का दौर है। मतलब जो ये जो पॉलिटिक्स है वो बदलाव के दौर से गुजर रही है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसमें अभी बहुत सारे चेंजेस ज़रूरी हैं और हो रहे हैं और होने भी वाले हैं। तो इसके बदलाव की प्रक्रिया अभी भी स्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है और ये अपने विषय क्षेत्र के बारे में आज भी नवीन प्रयोग और विषयों के समावेश से जुड़ी है। जो इसके बदलाव है उसकी प्रक्रिया एक स्थायी रूप से नहीं है और वो अभी भी जो उसके विषय क्षेत्र हैं, जो उसका विषय, उसका टॉपिक का जो एरिया है, उसके बारे में आज भी बहुत सारे नवीन प्रयोग और विषय के में समावेश से जुड़े हुए हैं। ओके, सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत ज़्यादा कठिन हो गई है और थी पहले से ही। तो इसके अध्ययन और के हेतु बहुआयामी प्रयास और आवश्यकता हो गई है कि इसमें बहुत ज़्यादा कोशिशों की ज़रूरत हो गई है कि अब तो, हाँ जी, कि अब कोशिश करो, इसको चेंज करो, कुछ भी करो, इसको मतलब करो, आगे बढ़ाओ। तो जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, उसके अध्ययन के केंद्र बिंदु राज्य ही है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो सेंटर है ना, वो राज्य ही है। लेकिन काफ़ी हद तक सही है कि इसके अंतर्गत राज्यों के लिए संगठन, समुदाय, संस्थाएं आदि सभी का अनिवार्य हो गया है। ठीक है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अध्ययन बहुत सारे स्तर और बहुत सारे आयामों का अध्ययन आवश्यक है। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत सारे जो स्तर हैं, उनके आयाम हैं, उन सबको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस विषय का अध्ययन अनुशासकीय आधार पर अधिक कुशलता पूर्वक हो गया है। जो ये जो विषय है उसका एक डिसिप्लिन के तौर पर पढ़ना उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है और नवीन दृष्टिकोण की उत्पत्ति रहती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है, उसके अध्ययन और समन्वयकरण हेतु उपगमों में आवश्यकता होती रहती है कि जो नवीन दृष्टिकोण है, न्यू पर्सपेक्टिव है, उनकी उत्पत्ति, उनको बढ़ोतरी होती रहती है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आते रहते हैं और उसका जो स्टडी है और जो पैरेललाइजेशन, समन्वयकरण हेतु उसके पर्सपेक्टिव की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यथार्थवाद, व्यवस्थावादी, सौदेबाजी, इन सब पर्सपेक्टिव की उत्पत्ति हुई है इसमें, किस में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। ओके, सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का स्वरूप जो है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन के जो पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा परिवर्तनशील है। उसमें चेंजेस होते रहते हैं, इतने चेंजेस होते हैं कि उनको बताना ही बहुत मुश्किल है कितने चेंजेस हो चुके हैं। जब जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में परिवेश कारक और घटनाक्रम, इन सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा, इसके अध्ययन में और दृष्टिकोणों में बहुत सारी चीज़ें करना अनिवार्य, मतलब ज़रूरी हो जाएगी। ठीक है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन स्थायी ना होकर निरंतर है कि मतलब एक जगह ठहरा हुआ नहीं है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, लेकिन चलता ही जा रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे कारक, उसके आयाम, उसके कारण बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ गई हैं जिसकी वजह से इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं और अध्ययन, बहुत सारे व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता हो रही है कि बहुत ज़्यादा एक वास्ट पर्सपेक्टिव ज़रूरत है यार। अब एक बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ चाहिए जिससे हम इसको सोच सकें, इसमें बार बार काम ना करना पड़े। ठीक है। सो ये था हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप, उसके पर्सपेक्टिव। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विकास और उसके चरण क्या थे। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो डेवलपमेंट हुए थे उसके आगे कुछ चरण भी आए थे, जो जिस राइटर ने दिए थे वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे। ओके,
सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो विकास का इतिहास है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, वो अभी का है। कब का? 20वीं शताब्दी का। देखो 20वीं शताब्दी ये रही अभी तो, ठीक है ना। सो इतना पुराना नहीं है ये कि बहुत सदियों पुराना चलता हुआ आ रहा है, जैसे आप लोगों ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ा 2500 वर्ष पहले और इतना 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 पता नहीं कितना पुराना पुराना नहीं। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का जो ये विचार है, इसकी बातें हैं, वो 20वीं शताब्दी से उभरी हैं। सो वेल्स विश्वविद्यालय में वुड्रो विल्सन 1990 में स्थापना से ही उसका इतिहास प्रारंभ हो गया था। वुड्रो विल्सन ने वेल्स विश्वविद्यालय में 1990 में इसकी स्थापना की और इसके प्रथम आसीन होने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर एल्फाई जिमन थे। इनका नाम याद रखना, इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी बात सुनो, मेरे पास मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जैसे मुझसे पूछते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कि मैम जैसे काफ़ी सारे राइटर्स के नाम या फिलोसफर्स के नाम याद नहीं रहते। सो ऐसा है, आप लोग उसके नाम याद मत रखो, लेकिन जैसे ये टॉपिक है हमारा डेवलपमेंट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, इसके अंदर जो इन्होंने जिसने इस बारे में बताया है या किसकी खोज की है, इनके नाम याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या इनके जो अनुयायी हैं, इनके साथ जिन्होंने काम किया है, ठीक है ना, या इनकी राह पे जो चलते हैं, जिनका नाम आपके सिलेबस में दिया गया है, उनके नाम याद रखने बहुत ज़रूरी हैं। बीच बीच में जो एक्स्ट्रा फिलोसफर्स आते रहते हैं, देखो कोई इतना आइंस्टाइन नहीं है जो याद रख सके, सो उन लोगों के नाम मत याद रखो, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इन लोगों के नाम याद रखो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अब जो इसमें जिन्होंने बहुत सारे जो वो थे लेखक थे, विद्वान थे और ये फिलोसफर्स वगैरह थे, जिन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा अपने काम किया और आगे इसको बढ़ाया, उनके स्पेशली उनके नाम हैं C.K. वेंस्टर, P.A. रेनॉल्ड और लॉरेंस डब्ल्यू, ठीक है। इनके नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे थे लेकिन ये तीनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका आगे भी बहुत सारी चीज़ों में हाथ रहा है। सो हमारे यूनिट्स में आगे तक ये थोड़ा आगे काम आएंगे, इसलिए मैंने आप लोगों को सारे फिलोसफर्स में से इन तीनों के नाम इसलिए ही दिए हैं ताकि आप लोगों को याद रहें। इस प्रकार की व्यवस्था को इन लोगों ने ही आगे बढ़ाया। इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिले, बहुत सारी चीज़ें आई, चेंजेस हुए, इम्प्लीमेंटेशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई। अब जो मैंने आपको पीछे बताया यहाँ पर कि उसके चरणों को उसमें बांटा गया था, ठीक है, तो उसके चरणों को किसने बांटा था? केनेथ थॉमसन नाम के एक फिलोसफर थे। उन्होंने 1962 में एक रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स नामक एक लेख में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास को 5 भागों में बांटा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को इन्होंने अपनी जो इनका लेख जो था रिव्यू ऑफ पॉलिटिक्स, किसका? केनेथ थॉमसन का 1962 में लिखा था इन्होंने। उसको इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिस्ट्री में 5 भागों में बांट दिया कि भाई इसको 5 भागों में पढ़ो। 5 भाग कौन से थे? कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व, कंट्रोल ऑफ डिप्लोमेसी। हिस्ट्री कब आया? 1919, ठीक है। देखो इन्होंने जब 1962 में जब ये लिखी तो इन्होंने 1990 से लिखा पूरा कि यार सारा देखो, पूरा शुरू से देखो क्या चलता हुआ रहा है। उसके बाद सेकंड है सामयिक घटना, करंट इवेंट जो हुए थे 1939 तक हुए थे। फिर राजनीतिक सुधारवाद, एक सुधारवाद का युग आ गया था 1939-45 से। सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह, जो डॉक्ट्रिनल रिफॉर्म हुए थे वो 45 से 91 तक। और ग्लोबलाइजेशन और ये जो सिद्धांतिकरण है, थियोराइजेशन, वो 2003 तक, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व, कंट्रोल ऑफ डिप्लोमेसी हिस्ट्री 1919। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं है, बल्कि ये जो ये था 20वीं शताब्दी की उपज था, ये मैंने आपको अभी बताया, ठीक है ना। अब जो राजनीतिक शास्त्र थे, इतिहास थे, कानून जो बनाते थे, दर्शन शास्त्र थे, किन किन का नाम नहीं लूँ, बहुत सारी चीज़ें थे। इन सब विद्वानों ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एक अलग अलग पहलू पर विचार करें कि हाँ हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। ये नहीं कि सिर्फ एक इतिहासकार ही कर रहा है, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इतिहासकार के विचारों को माना गया, ठीक है। इतिहासकार के विचारों को जब माना गया कि इसके अंतर्गत जो कूटनीतिक और विदेश मंत्री थे उनके द्वारा भी इसमें कार्य किए गए, बहुत सारे उसके लेख लिखे गए, अनगिनत लेख लिखे गए और इतनी सारी चीज़ें इसमें लिखी गई। उसके बाद E.H. कार एक राइटर फिलोसफर थे, उन्होंने ये बोला कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले जो युद्ध होते थे वो सैनिकों तक ही समझे जाते थे और उनका संबंध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की राजनीति तक ही था, ठीक है ना। उन्होंने ये बोला, जैसा आप जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में तो सभी जानते हैं, थोड़ा बहुत तो जानते ही हैं, ठीक है। अब अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ज़्यादा उसको डिटेल से पढ़ोगे, लेकिन थोड़ा बहुत जो मोटा मोटा जानते हैं सब कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी उसमें काफ़ी सारे नुकसान भी हुए थे, काफ़ी सारे फ़ायदे भी हुए थे। किसी देश को फ़ायदा हुआ, किसी को बहुत नुकसान हुआ, हारे थे
और कुछ ने आत्मसमर्पण कर लिया था, ठीक है ना। तो उसमें इन्होंने ये बोला कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले युद्ध होते थे उसके अंदर सैनिक युद्ध होते थे, सैनिकों में आपस में लड़ाइयाँ होती थी। ये नहीं कि एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है कि हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम तुझ पे कब्जा करना चाहते हैं, ना, ये ऐसा नहीं होता था। सो उसमें इन्होंने ये बोला कि उस टाइम पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो पॉलिटिक्स थी ना वो उस तक ही सीमित रहता था। लेकिन 1991 से पहले इस विषय में बहुत सारे उदासीनता, जो बहुत प्रॉब्लम्स वाली चीज़ें आई थी, उसमें ये था कि युद्ध भयानक नहीं होते थे, कि युद्ध जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुए काफ़ी नुकसान हुए, लोग मरे और काफ़ी चीज़ें हुई थी। अमेरिका में जापान ने बहुत हमले किए थे, उसका बदला अमेरिका ने बाद में ले लिया था, वो मैं आपको आगे यूनिट्स में बताऊंगी। ओके। उसके बाद इन्होंने बोला संचार साधन जो थे वो गिने चुने राज्य तक ही सीमित थे। अब देखो, संचार साधन आज का टाइम ही ले लो, ये जो हमारे संचार माध्यम है इन सब से हम बात करते हैं, एक दूसरे तक खबर पहुंचाते हैं, फेक न्यूज़ भी पहुंचती हैं, रियल जो होती हैं वो भी पहुंचती हैं। उस टाइम जो संचार माध्यम थे वो इतने ज़्यादा विकसित नहीं थे, डेवलप नहीं थे। आपस में लड़ाइयों का जो काम था ना वो बहुत कम होता था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में संचार माध्यम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। क्यों था? क्योंकि एक दूसरे की देश की गलत गलत पिक्चर्स बनाकर उनको उसके विरुद्ध बनाकर बताकर वो लोग लड़ाई करवाते थे। कौन? संचार माध्यम वाले। ओके। उसके बाद गरीबी और बेरोजगारी जो थी वो सब भी इसमें सम्मिलित है कि इस सब वजह से भी काफ़ी इसको बढ़ोतरी मिली। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, सामयिक घटना, करंट इवेंट जो थे 1990 1939। ओके। जो ये सामयिक घटना थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच का काल था। इस बीच के काल में दो धाराओं का विकास हो गया था। एक ऐतिहासिक धारा थी और एक वो धारा थी जिसका जो समस्याएं थी, प्रॉब्लम्स थी, बस उनको पढ़ने पर ही सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है। ऐतिहासिक जो राजनीतिक अध्ययन था उसका जो वर्तमान राजनीतिक संदर्भ थे उसके साथ जोड़कर देखने जाने लगा कि जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स थी उन सबको एक इस टाइम की जो वर्तमान पॉलिटिक्स है उस सब के साथ जोड़कर पढ़ने की कोशिश करने लगे सब, कि हाँ जी अब इसकी कोशिश करो, उस टाइम को इस टाइम से मिलाओ और अब देखो कि क्या डिफरेंस है, क्या चेंजेस हुए हैं, करने हैं, क्या करना है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक सुधारवाद का युग। सुधारवाद का युग हुआ। सुधारवाद से क्या समझ में आ रहा है यार? सुधार हुए। ठीक है ना। इसमें बहुत सारे सुधार हुए। कैसे हुए? इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के विकास में ये जो था क्रांतिकारी चरण, सेकंड चरण के आगे ही बहुत ज़्यादा काम आया। ठीक है। इसमें बहुत सारे सुधार हुए, इसलिए इसे सुधारवाद का युग कहा जाता है। इसको सुधारवाद का युग इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो इंटरनेशनल वो थी, कौन? इंस्टीट्यूट थी, संस्थाएं थी, उनका विकास हुआ, उनकी वजह से शांति स्थापित हो सकी। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले यूएन जैसी जो शांति स्थापित करने वाली संस्थाएं थी वो सब नहीं थी। यूएन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक भी थी, लेकिन उनका जो महत्व था, उनका जो प्रभुत्व था वो इतना नहीं था कि हाँ जी यार हम कंट्रोल कर लें या हमारी कोई सुन लेगा। नहीं, इतना सब नहीं था। उसको लीड करने वाले लोग अच्छे नहीं थे, उसमें लीडर्स अच्छे नहीं थे, तभी शांति स्थापित नहीं हो सकी। तभी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई और इतनी भयानक तरीके से हुई कि उसमें लाखों करोड़ों तो मारे गए, कितना नुकसान हुआ, चीज़ों का नुकसान हुआ, देश तबाह हो गए, कुछ जगहें तबाह हो गई, ज़मीनें बंजर हो गई, ना रहने के काबिल ना खेती के काबिल, कुछ भी नहीं बचा। अगर यूएन जैसी चीज़ पहले मतलब थी तो सही, लेकिन उसका प्रभुत्व इतना होता कि हाँ जी मैं ये कर सकता हूँ, तो ये सब नहीं होता। इसमें सुधारवाद का युग इसको इसलिए कहा जाता है। इसमें यूएन की स्थापना हुई, अच्छे से हुई और उसने शांति स्थापित करने का पूरा एक मतलब हेल्प करी उन्होंने। ठीक है। इसके बाद सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह, ये है हमारा फोर्थ पॉइंट, 1945 से 1991। अब आप लोग ये टाइम देख रहे हो, 1945 से शीत युद्ध शुरू हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था। ठीक है। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम है, ये जब सुधारवाद का वो हो गया था। क्यों हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी ना, तो उसके क्यों हुई थी? यूएन की वजह से ही हुई थी। यूएन ने शांति स्थापना की थी कि भाई अब बस बहुत हो गया, अब बहुत नुकसान हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी काफ़ी लोग ख़त्म हुए, सब चीज़ें खत्म हो गई, लेकिन अब छोड़ो, अब मत करो। तो उसके बाद आपस में विचारधाराओं में शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध ही विचारधाराओं का युद्ध कहलाता था। ठीक है। 45 से वो स्टार्ट हुआ था, 1991 तक इन्होंने बोला सैद्धांतिकरण के प्रति आग्रह ये चला। ठीक है। अब इसमें क्या चला कि इसमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मूलभूत परिवर्तन
परिवर्तन में सिर्फ इस विषय के मतलब व्यापक होता गया कि जो सैद्धांतिकरण था वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता गया, बढ़ता गया, बहुत आगे तक चलता गया। ठीक है। सो इसमें E.H. कार और क्विंसी राइट जैसे जो फिलोसफर्स थे, लेखक थे, इन्होंने इस दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और 1919 में एक जयंत नाम के फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन 1993 में मार्टिन के व्यवस्थापनक सिद्धांत जो थे उनकी कमियों को दूर करने और सार्वजनिक सिद्धांतों की स्थापना करने पर बहुत जोर दिया था। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा और ईजी अल्फाजों में बताती हूँ कि जो E.H. कार और ये क्विंसी राइट जैसे फिलोसफर थे, इन्होंने इस दृष्टिकोण को, किसको, सिद्धांतिकरण के दृष्टिकोण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया। और 1990 में एक जयंत नामक फिलोसफर थे, उन्होंने अपनी जो उनकी बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन जो उन्होंने 1993 में लिखी थी, उसमें मार्टिन के जो व्यवस्थापक एक सिस्टमैटिक पर्सपेक्टिव था उसमें कमियों को दूर करने और उसको आगे बढ़ाने पर बहुत जोर दिया था। ठीक है। उन्होंने जब इस चीज़ को जोर दिया तो जाहिर है काफ़ी सारे चेंजेस होते गए और बहुत सारे फिलोसफर्स ने इनका साथ भी दिया। सो अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वैश्वीकरण और गैर सिद्धांतीकरण का युग, ग्लोबलाइजेशन और नॉन थियोराइजेशन। ठीक है। इस युग में क्या हुआ था, इसको शीत युद्ध काल में सभी राज्यों द्वारा एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना प्रारंभ कर दिया था। देखो अब 1945 से शीत युद्ध जारी हुआ था। सो उसके बाद इन्होंने एक शीत युद्ध काल में इसमें सभी राज्यों को एक आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम के अंतर्गत उसके अंदर जोड़ना शुरू कर दिया था। इसलिए अब इसमें जो मुक्त बाजार व्यवस्थाएं थी और वैश्वीकरण था, इन सब में बहुत बढ़ोतरी हुई। इन संदर्भों में सिर्फ आर्थिक मुद्दों को ही महत्व नहीं मिला था बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बहुत ज़्यादा महत्व मिला था। ठीक है। जब आर्थिक बाजार की जो उत्पत्ति थी वो हुई तो जाहिर है पूंजीवाद का विकास हो गया था। जब पूंजीवाद का विकास हुआ, मुक्त बाजार व्यवस्थाएं खुली, ग्लोबलाइजेशन बढ़ा और इससे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स थी उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। इन सबको बढ़ावा मिलने के बाद 1945 से 1991 तक एक सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना की बहुत कोशिश की जाने लगी कि यार अब एक सार्वभौमिक स्थापना करो, अब बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। पूंजीवाद कोई मानता था, कोई नहीं मानता था। जाहिर है पूंजीवाद का बहुत नुकसान थे, वो सिर्फ अपना फ़ायदा देखते थे। सो इसमें बहुत सारे जो परिप्रेक्ष्य थे, उसमें जो पर्सपेक्टिव थे, उन सबको नकारा जा रहा था। जैसे नारीवाद थे, मानवाधिकार थे, पर्यावरण थे। और यही चीज़ें आप देख लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नारीवाद भी, मानवाधिकार भी। मानवाधिकार तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्वायरमेंट उससे भी ज़्यादा। जब तक इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होगा, अब जाहिर है जब पूंजीवाद का उदय हुआ, भाई जब पूंजीवाद का उदय हो ही गया, वो अपना फ़ायदा सोचते थे, दूसरे का नुकसान सोचते थे, इन्वायरमेंट पे बहुत असर पड़ता था, भूखमरी बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, लोगों का नुकसान होने लगा और जो काम करते थे या करवाते थे उनका फ़ायदा होने लगा, तो पर्यावरण में बहुत असर पड़ा। इसलिए इस विषयों में बहुत ज़्यादा इनको ध्यान देने और उसको चेंजेस लाने के लिए इन्होंने कोशिश करी। और इसलिए ही इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। जैसे होता है ना इंसान के लिए खाना खाना कि यार अब तो पूरा दिन बीत गया भाई, अब तो खा ही लो वरना बेहोश हो जाएगा, मर जाएगा, जो भी होगा। इसलिए इन सब चीज़ों को, इन सब जैसा आप लोगों ने अभी सारे पॉइंट्स देखे, इन सब को मिलाकर ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई। सो आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म होती है। अभी मैंने आपको बताया कि इससे पहले वाली क्लास का टॉपिक इससे लिंक्ड है। सो इन दोनों के नोट्स साथ में बनेंगे। सो नेक्स्ट क्लास हमारी 31 अक्टूबर सैटरडे को होगी और उसका टॉपिक होगा प्री वेस्टफेलिया और वेस्टफेलिया। ओके। सो आप लोगों को इस टॉपिक से या इससे पहली वाली क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो माइंड में या कुछ बात समझ में नहीं आई हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।